हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये 7 मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम के पहले। तो उससे भी बड़ा मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे जो वीडियो होते हैं, कोई भी वीडियो है, कोई भी चैनल वाला वीडियो हो, वो आपको इमीडिएटली देखना नहीं चाहिए। कि आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं कि इमीडिएटली आपने देख लिया, किसी ने 10 मिनट के बाद देखा, किसी ने 10 घंटे के बाद देखा। इतनी कोई अर्जेंसी नहीं होती है वीडियो देखने की। तो यूट्यूब के लिए आप अपना एक लेजर टाइम, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि लेजर टाइम, यानी कि जब आपका पढ़ाई हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, आप चाय पी रहे हो या शाम को आप घूम रहे हो, थोड़ा सा एक एनर्जी बिल्ड करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको वीडियो देखना चाहिए। अदरवाइज आपका जो प्राइम टाइम होता है, जैसे मान लीजिए किसी का प्राइम टाइम शाम को 7 बजे का है, किसी का सुबह 7 बजे का है, किसी को रात को 11 बजे का है, तो वो टाइम आप यूट्यूब पे स्पेंड मत कीजिए। तो ये 7 जो मिस्टेक्स है, उससे सबसे ज़्यादा ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इमीडिएटली वीडियो आया और आपने देख लिया तो पहले फर्स्ट मिनट में जो देखेंगे उनको कोई प्राइज़ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली ये मतलब ये यूट्यूबर्स होते हैं, वो ऐसा कभी आपको कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं एक्चुअली उनका वीडियो आप सबसे पहला देखें, है क्या। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एज अ स्टूडेंट आपका सबसे प्रायोरिटी जो आपका पढ़ाई चल रहा है तब देखिए। और आपका जब टाइम होता है, जैसे मान लीजिए आप दिन में 2 स्लॉट कर लीजिए, सुबह वाला एक स्लॉट जहाँ पर आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उस टाइम पे जाके आपके जो इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए। एंड फिर इवनिंग में कोई एक टाइम निकाल दिए, उस टाइम देखिए। ऐसे दिन भर कुछ लोग ऐसे ना दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ यूट्यूबर दिन भर वीडियो डालते रहते हैं, तो उससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। तो ऐसे जो वीडियो होते हैं या पढ़ाई वाले भी वीडियो है, आपको जब देखना है तभी आपको वो देखना है। ऐसा नहीं है कि जब सामने वाला वीडियो बनाएगा और आप वहाँ पे रेडी हो, जैसे आ जाएगा आप देख लेंगे, वैसा मिस्टेक कभी नहीं करने का। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो है हमारा मेन टॉपिक आरबीआई ग्रेड बी, और एक्चुअली ये सभी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है आरबीआई के लिए। लेकिन अभी आरबीआई एग्ज़ाम हमारा आगे है 28 तारीख को, तो इसलिए फिर मैंने ये बनाया कि 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड बिफोर दी एग्जामिनेशन। पहला मिस्टेक है कि नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। तो आपको कुछ लोग ऐसे कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि फियर होता है। और यहाँ पर मैं जितने मिस्टेक बोल रहा हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या इसमें से मिस्टेक कर रहे हो और कौन सा मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। मॉक्स नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? उनको ऐसा लगेगा कि मेरे कम मार्क्स आ गए तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ये ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप कोई टेस्ट करने गए हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और फिर आपको ये डर है कि आपको वो बीमारी हो ना जाए, उससे कोई रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव, जैसे कोरोना है किसी को और कोई डर रहा है कि भी यार टेस्ट करूंगा पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर वो इलाज करेंगे और आपको ठीक करेंगे। अदरवाइज आप टेस्ट ही करने नहीं गए तो फिर क्या फ़ायदा होगा। आपको कुछ कोरोना हो गया और फिर वो इलाज नहीं करेंगे तो उसका वर्स्ट रिजल्ट आ सकता है। तो सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल हियर। तो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। इससे आपको आपका जो एडवांटेजेस है, आपके कौन से एरिया में आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से एरिया में आपका वीकनेस है, ये आपको पता चलेगा। एंड अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर कोई स्टेप्स ले पाओगे उसको करेक्ट करने के लिए। तो मॉक टेस्ट देना ये बहुत ज़रूरी है। और इमीडिएटली एग्ज़ाम तक नहीं देना। जैसे मान लीजिए अभी आरबीआई का एग्ज़ाम हमारा 28 तारीख को है, तो मुझे लगता है 5 दिन का तो गैप होना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए 22 तारीख, इसके बाद मत दीजिए, लेकिन 22 तारीख तक तो आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, एनालिसिस करना है। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना ये पर्पज़ नहीं है, उसके बाद एनालिसिस करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं 1-2 दिन में और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। सिर्फ मॉक टेस्ट दे के लोग छोड़ देते हैं, वो आपका सिर्फ 30% काम हो गया। मॉक टेस्ट देना इज a 30% वर्क, एंड आफ्टर work, that is analysis of that mock test and what action or what steps you have to taken is the 70% work। तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मॉक टेस्ट आपको देना है कब तक? 22 मई तक। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं मिस्टेक सेकंड करते कि वो रिवीजन करते ही नहीं है, बस पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए। उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। अगर आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आप भूल जाते हैं। अगर आप एक ग्राफ देखेंगे, स्टडी ऐसा सजेस्ट मतलब बताता है कि जैसे मान लीजिए ये है आपका टाइम एंड दिस इज़ योर रिटेंशन पावर। तो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा तो कुछ टाइम के बाद वो आपका रिटेंशन कम हो जाता है, कुछ टाइम के बाद उसको फिर से रिवाइज करेंगे तो ये फिर से बढ़ेगा।
तो ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। तो अगर आप मतलब रिवीजन करेंगे तो वो जो लेवल है आपकी इनिशियल वाली मेंटेन रहेगी। अदरवाइज किसी ने एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया तो फिर ऐसे 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 वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। आरबीआई के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 200 में से 80 मार्क आपका जनरल अवेयरनेस है। कुछ जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, वहाँ पे कुछ वर्ड्स है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो आपको देखने पड़ेंगे। कुछ ग्रामर के रूल्स है वो भी देखना है। रीजनिंग के कुछ स्पेसिफिक पजल्स है वो आपको देखना है। क्वांट के कुछ फार्मूले वो भी देखना है। तो इसलिए रिवीजन यानी कि अगेन विजन यानी कि फिर से देखना है। और बहुत स्टूडेंट ये मुझे पूछते हैं कि सर याद कैसे रखें। उसके लिए कोई मैजिक वैंड अवेलेबल नहीं है। यही तरीका है कि आपको बार बार पढ़ना, यानी कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है कि बस पढ़ते जाए। एटलीस्ट एक रिवीजन तो करना ही करना है। मिस्टेक 3 है कि मल्टीपल रिसोर्सेस। और ये जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तो ये एक्चुअली मिस्टेक मैंने खुद की थी। मैं वाचिराम में था, हमारे पाठक सर थे, उन्होंने कहा था कि मैंने ये मेरे नोट्स है अलग अलग बुक्स में से हमने पढ़ के नोट्स बनाए हैं, तो आप ये पढ़िए, एक ही रिसोर्स फॉलो कीजिए एंड उसी को 1 2 3 10 बार पढ़िए। लेकिन हम ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, 5 अलग अलग बुक लेके पढ़ के फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए एक ही रिसोर्स पकड़ो और उसी को 10 बार पढ़ो, तो ही आपको फ़ायदा होगा। और आप भी ये एग्री करेंगे कि क्या होता है जीए में ना, मार्केट में इतना सारा आ जाता है। आप कुछ तो भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हो, आपने 50 पेज पढ़ लिए, तो मार्केट में कुछ नया आ जाता है, फिर आप इस पे शिफ्ट हो जाते हो। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी, कुछ नया आ जाता है तो हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आइडियली एक ही रिसोर्स होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक सफिशिएंट नहीं तो मैक्सिमम 2, बस 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है। और मैं फिर से आपको बोलता हूँ, आप कौन से इसमें से मिस्टेक कर रहे हैं अभी लिखिए, और अगर टाइम है अभी तो आप उसको करेक्ट करने का ट्राई कीजिए। मिस्टेक 4 है स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्ज़ाम पास में है, 15-20 दिन बाकी है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो अभी नया टॉपिक चालू मत कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने वो लास्ट वाला रिवीजन वाला टॉपिक बताया ना, उसी से कनेक्टेड है ये। अभी क्या है, अभी नया टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर आपको समझने में, फिर से पढ़ने में दिक्कत होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे आप जो पहले ही आपने पढ़ा हुआ उसी का रिवीजन कीजिए। जब एग्ज़ाम बहुत पास आ जाता है, जैसे अभी 10-15 दिन बचे हैं, तो नया टॉपिक बिल्कुल नहीं लेना है। नया टॉपिक आप जल्द लेते हैं तो आप जल्दबाजी में रहते हैं कि यार मैं जल्दी पढ़ूँ, अभी बहुत कम टाइम है, तो उस चक्कर में आपका वो टॉपिक भी नहीं समझता है आपको, और पिछले टॉपिक का रिवीजन भी नहीं हो पाता है। तो ये मिस्टेक भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी क्या है, प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ये स्पेसिफिक आरबीआई के लिए है। कि अभी क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 महीने पहले लोगों को बता दिया था, जैसे 28 तारीख को एग्ज़ाम है, 28 मई को, तो 28 मार्च ये है मई, तो इसके बाद मैंने लोगों को कहा था कि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से 20-25 दिन है। आपके पास अगर कंटेंट रहेगा तो राइटिंग बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस में देखेंगे तो नियर अबाउट मुझे लगता है 75% जो है वो कंटेंट की बात है एंड 25% डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि लिखने का। एंड ऑलरेडी यहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर लिखना ही है। पैटर्न चेंज होने के बाद कुछ लोग बहुत डर गए कि राइटिंग प्रैक्टिस करना है। पहले भी तो आपको इंग्लिश का पेपर लिखना ही था, यहाँ पे भी लिखना है, बस अभी इंग्लिश के जगह पे आपको नया पेपर आ गया जहाँ पे आपको ईएसआई और फाइनेंस लिखना है। तो अभी तो बिल्कुल मत कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस मत कीजिए। जहाँ पे आपको प्रायोरिटी समझ में आनी चाहिए, अभी क्या प्रायोरिटी है, अभी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर से देखने हैं, जीए के क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किए टेस्ट सीरीज में, जो गलत आए वो फिर से देखने हैं, लिखना है, रिविजन करना है, ये अभी आपका काम है। अभी राइटिंग प्रैक्टिस करना काम नहीं है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल आपको नहीं करना है। कंपेयर विथ पीयर्स, अब जैसे 2 लोग हैं, ए एंड बी, साथ में रूम में रहते हैं, तो एक जैसे मान लीजिए वो सिर्फ जीए पढ़ रहा है, तो आप भी सोचेंगे चलो मैं भी जीए पढ़ता हूँ, उसका क्यूआरई बहुत अच्छा है, कैट में 98-99 परसेंटाइल आए हैं, तो इसीलिए उसको लगता है जीए, तो आप उसके साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। आपको अपना ही देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, आपका कौन सा सेक्शन वीक है। दूसरे से कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं वो कौन से बैकग्राउंड का है। अभी मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ह्यूमैनिटीज़ में एमए इकोनॉमिक्स किया है, यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, तो वो जीए नहीं पढ़ेगा, वो क्यूआरई करेगा।
और आप सोचेंगे यार वो तो सिर्फ क्यूआरी कर रहा है, आप भी क्यूआरी करेंगे। ऐसा नहीं है, हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एक के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग होते हैं। इसीलिए किसी के साथ बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है, और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये पूरे लाइफ के लिए एप्लीकेबल है। तो किसी से आप कंपेयर मत कीजिए, हमें पता नहीं है उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल आपको कंपेयर नहीं करना। जैसे मान लीजिए किसी का आज आप दो, एक आप इस लेवल पे हो और आपका फ्रेंड ये लेवल पे है, और आप यहाँ से आए हो और ये यहाँ से आया है, ठीक है। मतलब आपका स्टार्ट इतने नीचे से हुआ, इसका स्टार्ट यहाँ से, तो आप बिल्कुल कंपेयर, आप नहीं कह सकते कि आपका आपसे आगे है। आपने इतना सारा जर्नी ट्रैवल करने के बाद आप वहाँ तक पहुँचे। तो हम किसी की लाइफ किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी पेन होता है हमें। तो सेम इज़ एप्लीकेबल हियर। आपको किसी आपके फ्रेंड के साथ, किसी के साथ नहीं कंपेयर करना है, आपको खुद के साथ ही कंपेयर करके फिर आपको आगे बढ़ना है। एंड जब कंपैरिजन की बात आती है, तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब आपको देखना है कि रिलेटिवली आप कहाँ हो, वैसा कंपेयर करना है कि आपका रैंक मान लीजिए पहले 20% लोगों में है, तो अभी क्या करना है, अभी आपको आपको इंप्रूव करने के बाद वो 20% से आप 10% में कैसे आते हैं, 5% में कैसे आते हैं, उस टाइप का आपको कंपैरिजन करके खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक मुझे लगता है। बहुत स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं कि डिस्कसिंग अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जाम ड्यू टू सम रीज़न। अभी लास्ट टाइम ना कुछ तो भी आई थिंक इलेक्शन था, एक बार इलेक्शन कोई एक पहले ना, उसके जस्ट 10-15 दिन पहले एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई थी क्योंकि इलेक्शन था। तो फिर सिमिलर टाइप का दूसरा एक एग्ज़ाम था, उसी दिन भी इलेक्शन था। तो मुझे बोल रहे थे लोग, क्योंकि मुझे, आपको पता है मुझे थोड़ा कैलेंडर के बारे में पता होता है कि एग्ज़ाम है, पोस्टपोन हुआ है नहीं हुआ। तो मैंने कहा पोस्टपोन नहीं होगा। फिर लोग कह रहे थे नहीं सर वो तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, इलेक्शन है उस जगह पे। मैंने कहा नहीं होगा, और फिर एक्चुअली एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, एग्ज़ाम हो गया। तो इस चीज़ों में क्या है ना, हम बहुत बार लोग टाइम वेस्ट करते हैं। अभी भी लोग पूछ रहे हैं मुझे, सर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सर ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है, इस डेट पे ये एग्ज़ाम है, उस डेट पे वो एग्ज़ाम है। तो उसी चक्कर में क्या हो जाता है, आपका बहुत प्रेशियस टाइम चला जाता है। अगर मान लीजिए अगर हो भी जाता है तो हम देख लेंगे ना उस टाइम पे। अगर मान लीजिए हो जाता है तो क्या होगा, और फ़ायदा ही होगा आपको, और 8-10 दिन मिल जाएंगे। लेकिन उस चक्कर में आप 4-5 घंटे वेस्ट करेंगे। अगर उसी टाइम में आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ ली, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता। अदरवाइज हमारा सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रह जाता है एवरी टाइम। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा। जब होगा तो सबके लिए होगा, एंड अगर होगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये जो मिस्टेक है ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो मैंने कहा कि मॉक टेस्ट देना है, तो ये प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे जीए देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्यूआरई जो देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाइए exambee.com पे, प्रीवियस ईयर सेक्शन में ये 6 पेपर बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो एटलीस्ट पिछले 3 साल के, ठीक है, जैसे 19 का है, 21 का है और 18 का है, एटलीस्ट 3 पेपर तो भी क्यूआरई सेक्शन देख लीजिए। और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो हमारे यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो बस आपको, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको उसमें आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, तभी आपकी जो हम कहते हैं परफॉर्मेंस है वो आपका इम्प्रूव होगा। तो बस इतना ही मुझे बताना था, और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए इसमें से कौन सी मिस्टेक है जो आप करते हैं और आपको आगे जाके अवॉइड करना है। So thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.